हेलो एवरीवन, एग्जाम और में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बीपीएससी टीचर के प्रैक्टिस सेट को आगे बढ़ाते हुए आज की इस वीडियो में हम रुक्मिणी पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट नंबर 2 के प्रश्नों को देखेंगे। इसके पहले के वीडियो में हम इसके पहले सेट को कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज चैनल पर जाके देख सकते हैं। दोस्तों, इसमें हम जीके जीएस के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो आपका 46 नंबर से शुरू हो रहा है। मैथ और रीजनिंग के लिए इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम से ले लीजिएगा और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हिंदू मुस्लिम एकता एवं महात्मा गांधी के आदर्शों के प्रसार हेतु सितंबर 1921 में मदरलैंड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था? मदरलैंड समाचार पत्र, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मजहर उल हक ने। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कब प्रारंभ किया था? 1921 में। किस लिए किया था? हिंदू मुस्लिम एकता एवं महात्मा गांधी के आदर्शों की प्रसार हेतु। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बिहार नेशनल कॉलेज एवं उनके भवन बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन फरवरी 1921 में किसने किया था? बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन किसने किया था? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कब किया था? फरवरी 1921 में किया था। पूछा जाता है इसके लिए भूमि किसने दिया था? तो मौलाना मजरुल हक ने दिया था इसके लिए भूमि। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, 1888 में इलाहाबाद में किस राजा ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन के संपन्न होने में बहुत बहुमूल्य सहायता प्रदान की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दरभंगा के राजा ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और हम बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन की, तो ये कहाँ पे हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। कब हुआ था? 1888 में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो जॉर्ज यूले ने किया था। जॉर्ज यूल ने इसकी अध्यक्षता की थी और जॉर्ज यूल प्रथम अंग्रेज थे जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। ठीक है, प्रथम अंग्रेज थे ये। नेक्स्ट, तृतीय बौद्ध सभा का सभापतित्व किया गया था। तृतीय बौद्ध संगीत की पूछ रहा है, अध्यक्षता किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोगली पुत्र तिस द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चारों बौद्ध संगीत को हम रिवीजन कर लेते हैं। पहली कहाँ पे हुई थी? पहली आपका राजगृह में हुआ था। कहाँ पे? राजगृह में हुआ था। किसके समय में? अजात शत्रु के समय में हुआ था। अजात शत्रु के समय में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? महाकश्यप ने। महाकश्यप ने इसकी अध्यक्षता की। दूसरी कहाँ पे हुई थी? तो दूसरी आपके वैशाली में हुआ था। ध्यान से सुनिएगा आप लोग, वैशाली में हुआ था दूसरी बौद्ध संगीत। किसके समय में? काला शोक के समय में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? साबक मीर ने। साबक मीर ने इसकी अध्यक्षता की थी। तृतीय बौद्ध संगीत कहाँ पे हुई थी? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध संगीत हुई थी। और किसके समय में? अशोक के समय में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? मोगली पुत्र तिस ने किया था। ठीक, चौथी कहाँ पे हुई थी? कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। कुंडलवन कश्मीर में चौथी बौद्ध संगीत हुई थी। और किसके समय में हुआ था? कनिष्क के समय में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? वसुमित्र ने। वसुमित्र ने इसकी अध्यक्षता की थी। उपाध्यक्ष पूछा जाता था कौन थे? तो अश्वघोष। अश्वघोष क्या थे? इसके उपाध्यक्ष थे। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ईस्वी सन 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? इंपॉर्टेंट है, पूछा गया प्रश्न है। 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहां पे किया था? कलकत्ता में किया था। इसी को भारत संघ कहा जाता है हिंदी में। ठीक है, भारत संघ की स्थापना 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब बात करें चित्तरंजन दास की यानी सीआर दास की, तो इन्होंने किसकी स्थापना किया था? स्वराज पार्टी की स्थापना। स्वराज पार्टी की स्थापना किया था कब? 1923 ईस्वी में। डब्ल्यू.सी. बनर्जी की बात करते हैं तो कांग्रेस के क्या थे? ये प्रथम अध्यक्ष थे। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। इसको भी आप ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट, गदर पार्टी की स्थापना कहां पर हुई थी? इंपॉर्टेंट है, गदर पार्टी की स्थापना कहां पे हुई थी? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अमेरिका में कहा? तो सैन फ्रांसिस्को में।
सैन फ्रांसिस्को में जो है इसकी स्थापना हुई थी। कब हुआ था? 1913 में। 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। किसके द्वारा किया गया था? लाला हरदयाल। लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की थी 1913 में सैन फ्रांसिस्को में। ठीक, और इसकी पत्रिका कौन सी थी? तो गदर जो है इसकी पत्रिका थी। इसको भी आप ध्यान रख लीजिएगा। और इसके पहले अध्यक्ष पूछा जाता है, कौन थे? तो सोहन सिंह भाखना। सोहन सिंह भाखना जो है इसके क्या थे? पहले अध्यक्ष थे। ठीक है, नेक्स्ट, कौन सी घटना सबसे पहले हुई? देखते हैं कौन सी घटना सबसे पहले हुई। पहला दिया इसमें भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव। ये तो कब आया था? 8 अगस्त 1942 को आपका भारत छोड़ो आंदोलन। उसके बाद बात करते हैं क्रिप्स मिशन का आगमन। देखिए, क्रिप्स मिशन का गठन कब हुआ था? 11 मार्च 1942 को इसका गठन हुआ था। अब भारत कब आया था ये? तो 23 मार्च 1942 को यह भारत आया था। ठीक है, अगला है गवर्नर जनरल के पद पर लॉर्ड वेवेल का आगमन। तो गवर्नर जनरल के पद पर लॉर्ड वेवेल का आगमन कब हुआ था? तो ये हुआ था अक्टूबर 1943 में। तो इसमें सबसे पहले कौन होगा? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्रिप्स मिशन का आगमन आपका 23 मार्च 1942, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हुए? बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हुए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहां से ये फरार होके आजाद दस्ता नामक जो है संगठन का गठन किया था। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 9 अगस्त 1942 को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत कांग्रेस के मुख्य जो नेता थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें आप बात करें महात्मा गांधी पूछा जाता। महात्मा गांधी को जो है कहां पे रखा गया था? तो महात्मा गांधी को आगा खां पैलेस में रखा गया था। महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू, कस्तूरबा गांधी को आगा खां पैलेस में रखा गया था। ठीक है, पूछा जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहां रखा गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहां रखा गया था? तो ये आपका बांकीपुर जेल में इन्हें रखा गया था। और हजारीबाग जेल में जयप्रकाश नारायण को रखा गया था। और कांग्रेस के अन्य प्रमुख नेताओं को कहां पे रखा गया था? तो अहमदनगर जेल में रखा गया था। ठीक है, ये सारे पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? करा कौन एक सुमेलित नहीं पूछा है। पहला है चौरी चौरा कांड 1920 में, तो यही गलत हो जाएगा। आपका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो ये आपका फरवरी 1922 में हुआ था। 5 फरवरी, कहीं कहीं आपको 4 मिलेगा, तो 5 फरवरी 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ था। और इसी की वजह से 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। 12 फरवरी 1922 को किसकी वजह से? चौरी चौरा कांड की वजह से। और ये कहां पे हुआ था? गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में। गांधी जी की दांडी यात्रा 1930 में, सही है। गांधी इरविन समझौता 1931 में, ये भी आपका क्या है? करेक्ट है। गांधी इरविन समझौता जो हुआ था इसे दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। इसको भी आप ध्यान रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया प्रश्न है आपकी बार। नेक्स्ट है, इनमें से कौन अहरार आंदोलन से संबंधित नहीं थे? यानी कि पूछ रहा अहरार आंदोलन से संबंधित नहीं थे, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें नहीं पूछा है तो हसन इमाम, मजरूल हक, मौलाना जफर अली खां, ये जो है अहरार आंदोलन से संबंधित थे। नहीं पूछा था, इसलिए ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ई। नेक्स्ट, दिल्ली के सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई थी? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बलबन ने अपनाया था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बलबन के कार्यकाल की बात करें तो 1266 से लेकर 1286 तक ये क्या था? दिल्ली सल्तनत का शासक था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बलबन ने ही सिजदा और पाबोस प्रथा शुरू किया था भारत में। सिजदा और पाबोस, ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। और दीवाने अर्ज की स्थापना भी इसने की थी। दीवाने अर्ज, और ये क्या था? सैन्य विभाग था, और इसकी स्थापना बलबन ने किया था। ठीक, नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है?
करा कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में, बिल्कुल करेक्ट है। पानीपत का प्रथम युद्ध जो है 1526 में हुआ था। किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। दूसरा आपका खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध 1527 में, बिल्कुल करेक्ट है। किसके बीच हुआ था? तो बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था, राणा सांगा के बीच। उसके बाद चंदेरी का युद्ध, ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? ये 1528 ईस्वी में हुआ था, 1528 में हुआ था, बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाए। एक और युद्ध ध्यान रखिए, घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध कब हुआ था? 1529 में हुआ था, 1529 में बाबर और अफगानों के बीच हुआ था। इसको भी आप ध्यान रख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है। सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? तो ऑप्शन ए मुंडको उपनिषद से लिया गया है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, आप सभी को पता ही होगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब पूछा जाएगा मुंडको उपनिषद किस वेद का उपनिषद है? तो ये अथर्ववेद का उपनिषद है, अथर्ववेद का उपनिषद है। ठीक, नेक्स्ट, उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण कहां से मिले हैं? तो ऑप्शन बी मेहरगढ़ से मिले हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछा जाए गेहूं और जौ, गेहूं और जौ के सर्वप्रथम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ऑप्शन ए राष्ट्रकूटों ने, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछा जाए किस शासक ने? तो आपका कृष्ण प्रथम ने, कृष्ण प्रथम ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, और बात करें राष्ट्रकूट वंश की, तो राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने किया था? दंती दुर्ग ने, दंती दुर्ग ने इसकी स्थापना की थी। और इसकी राजधानी क्या थी? मान्यखेत इसकी राजधानी थी, मान्यखेत। ठीक है, आगे दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। दोस्तों, कभी कभी जल्दबाजी में किसी प्रश्न का उत्तर गलत हो जाता है, तो उसका उत्तर मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर देता हूं, तो एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स जरूर देख लिया करिए। ठीक है, ताकि आपका नुकसान ना हो। अगला प्रश्न है, श्रीशैलम बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? श्रीशैलम बांध का निर्माण किस नदी पर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कृष्णा नदी पर, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कृष्णा नदी पर एक बांध और है, नागार्जुन सागर बांध। नागार्जुन सागर बांध जो है किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी पर है, इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें कृष्णा नदी की, तो ये कहां से निकलती है? तो महाबलेश्वर से निकलती है, महाबलेश्वर से यह निकलती है। और इसकी लंबाई की बात करें कितनी है? तो 1402 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और इसकी सहायक नदी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सहायक नदी कौन सी है? तुंगभद्रा, तुंगभद्रा इसकी सहायक नदी है, और ये इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है तुंगभद्रा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, ओमान की खाड़ी और लाल सागर निम्न महासागर का हिस्सा है। ओमान की खाड़ी और लाल सागर किस महासागर का हिस्सा है? तो ऑप्शन ए हिंद महासागर का हिस्सा है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछा जाए सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर कौन सा है? सबसे बड़ा और सबसे गहरा तो प्रशांत महासागर है। ठीक है, इसको भी आप ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट, हर्ष अक्षांश यानी अश्व अक्षांश भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में डैश पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 30.35 डिग्री अक्षांश का क्षेत्र है, ये ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। हर्ष अक्षांश भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में 30.35 डिग्री अक्षांश पर स्थित क्षेत्र है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक कहाँ पे पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नीलगिरी की पहाड़ियों में, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें नीलगिरी की, तो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी पूछा जाता है, कौन सी है? तो दोदा बेट्टा, दोदा बेट्टा जो है नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। और इस पे एक जनजाति निवास करती है, टोडा जनजाति, टोडा जनजाति नीलगिरी पहाड़ी पर, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, और चंदन पूछा गया था आपकी बार कि ये किस प्रकार का वन है? तो ये आपका उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है, पर्णपाती वन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखिएगा, पूछा गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से कौन गंगा के मैदान एवं दक्कन पठार को
विभाजित करता है? करा गंगा के मैदान और दक्कन के पठार। ठीक है, कौन विभाजित करता है? तो यहाँ पे आपका विंध्याचल श्रेणी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, विंध्याचल श्रेणी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, काली मिट्टी के लिए निम्नलिखित में से किस शब्दावली का भी प्रयोग होता है? काली मिट्टी के लिए पूछ रहा है, किस शब्दावली का प्रयोग होता है? तो इसे रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, इसे काली कपास वाली मिट्टी भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये किसके लिए उपजाऊ होती है? तो कपास के लिए उपजाऊ होती है। बात करें अगर हम बांगर किसे कहा जाता है, तो पुरानी जो जलोढ़ मिट्टी होती है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? बांगर कहा जाता है। और नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? उसे खादर कहा जाता है। ठीक है, इसको भी आप ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित नदियों में से कौन पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती है? करा कौन जो है पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती है? पूर्व की ओर यानी इस साइड की। करा कौन प्रवाहित नहीं होती है? तो गंगावली, ये आपका गंगवली है, वैसे इसका नाम गंगवली, कर्नाटक में बहती है। गंगवली और नर्मदा दोनों। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। बाकी गोदावरी तो आपका पूरब की तरफ ये बहती है, और गंगवली और नर्मदा ये पश्चिम की तरफ बहती हैं, यानी ये अरब सागर में गिरती हैं। ठीक है, अरब सागर में गिरती हैं, और किसका निर्माण करती हैं? ये एस्चुरी का निर्माण करती हैं। अरब सागर में गिरने वाली नदियां जो है किसका निर्माण करती हैं? एस्चुरी का निर्माण करती हैं। ये पॉइंट आप जरूर ध्यान रखिएगा। और अरब सागर में कौन कौन सी नदियां, यानी पश्चिम की ओर कौन कौन सी नदियां बहती हैं? तो ताप्ती नदी, ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ी नर्मदा है। फिर उसके बाद इसमें ताप्ती, नर्मदा, ताप्ती, ये आपका गंगवली, साबरमती, लूनी, पेरियार, ये सब जो है आपका पश्चिम की ओर जो है बहती हैं। इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा, नदियों का नाम ये पूछा जाता है। ये नेक्स्ट है, निम्न में से किस राज्य समूह की सीमाएं बांग्लादेश से जुड़ी हैं? बांग्लादेश से जो है पूछ रहा है किस देश की सीमा जुड़ी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 5 राज्य। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर कौन सा पहाड़ी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नीलगिरी की पहाड़ी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है इसकी? दोदा बेट्टा है। अगला प्रश्न है, सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया? सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन ये किस नदी पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चिनाब नदी पर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, चिनाब नदी। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के प्रावधानों को किस संविधान से अपनाया गया है? इंपॉर्टेंट है, नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फिर किस देश से लिया गया है? तो ये आयरलैंड से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया। किस भाग में है ये? भाग 4 में। आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 36 से लेकर 51 में इसका उल्लेख किया गया। इंपॉर्टेंट है, आपके लिए पूछा जाता है ये। बात करें अगर फ्रांस से क्या लिया गया है, तो फ्रांस से आपका स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व फ्रांस से लिया गया है। कनाडा से क्या लिया गया है? यहाँ से आपका अर्ध संघात्मक ढांचा जो लिया गया है यहाँ से लिया गया है। ब्रिटेन से क्या लिया गया है? संसदीय प्रणाली। संसदीय प्रणाली कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है। और एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक। नेक्स्ट, किसी राज्य के राज्यपाल को उस राज्य में भारत के वरीयता क्रम में मिलने वाले स्थान के संदर्भ में निम्न में कौन सही विकल्प है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत के प्रधान न्यायाधीश से उच्च वरीयता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, वरीयता क्रम में सबसे पहले कौन आता है? तो राष्ट्रपति आता है। सबसे पहले राष्ट्रपति, उसके बाद किसका नंबर आता है? उपराष्ट्रपति पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। उपराष्ट्रपति दूसरे नंबर पे, उसके बाद आपका प्रधानमंत्री तीसरे नंबर पे आते हैं। उसके बाद राज्यों के राज्यपाल, अपने अपने राज्यों में राज्यों के राज्यपाल आते हैं चौथे नंबर पे। ठीक है। उसके बाद कौन आता है? तो भूतपूर्व राष्ट्रपति उसके बाद आते हैं। ठीक। और उसके बाद आपका उप प्रधानमंत्री आते हैं, उप प्रधानमंत्री उसके बाद आते हैं। तब उसके बाद आपका भारत के मुख्य न्यायाधीश आते हैं। ठीक है, भारत के मुख्य न्यायाधीश तब आते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाए। सबसे पहले राष्ट्रपति, फिर उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यों के राज्यपाल अपने अपने राज्यों में, फिर भूतपूर्व राष्ट्रपति, फिर आपका उप प्रधानमंत्री, फिर आपका क्या आते हैं? भारत के मुख्य न्यायाधीश। ये क्रम है।
अगला, निम्नलिखित में से शासन की बढ़ते स्तर के आधार पर कौन सा क्रम सही है? कह रहा है बढ़ते क्रम पे देखना है तो सबसे उस नीचे कौन? ग्राम सभा, उसके बाद पंचायत समिति, उसके बाद कौन सा? जिला समिति। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, संघ लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य का कार्यकाल निम्न में से क्या होता है? संघ लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य का कार्यकाल, तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन ए, पद ग्रहण की तारीख से 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक इनमें से जो पहले हो। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बात करें अगर लोक सेवा आयोग ये है किस भाग में है, तो संविधान के भाग 14 में है। आर्टिकल पूछे तो 315। अगला, भारतीय संविधान डैश लिपि में लिखित हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित करता है, इंपॉर्टेंट है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, देवनागरी लिपि को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 343 में है। ठीक है, अगर पूछा जाए भाषा जो है किस भाग में है, तो भाग 17 में है। भाग जरूर ध्यान रखिए आपको, ठीक है, भाग 17 में भाषा है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का भाग डैश अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों से संबंधित है। अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों से कौन सा भाग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा भाग 10। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रपति का संवैधानिक विशेषाधिकार नहीं है? करा राष्ट्रपति का संवैधानिक विशेषाधिकार कौन सा नहीं है? पहला, इसमें पुनर्विचार के लिए एक वित्तीय विधेयक की वापसी, ये आपका करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। बाकी पुनर्विचार के लिए एक विधायी विधेयक की वापसी और विधायी, ठीक है, सही है। कानून की अदालतों द्वारा दोषी ठहराए गए लोगों को क्षमा प्रदान करना, ये भी आपका करेक्ट है। आर्टिकल 72 में आपका क्षमादान की शक्ति है, तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन ए। ये भी आपका विशेषाधिकार नहीं है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वित्तीय विधेयक यानी धन विधेयक की बात हो रही है। धन विधेयक की बात करें, इसका परिभाषा जो किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 110 में है, आर्टिकल 110 में। और ये इसे जो है राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से ही लोकसभा में पेश किया जाता है, केवल लोकसभा में से पेश किया जा सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से जैसे इसे पेश किया जाता है, इसलिए राष्ट्रपति जो है इसको पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता है। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के अनुच्छेद 39 में दिए गए निर्देशक सिद्धांतों का हिस्सा नहीं है? पूछ रहा है आर्टिकल 39 में दिए गए निर्देशक तत्वों का हिस्सा कौन सा नहीं है? ठीक है, लोगों के पोषण के स्तर को बढ़ाने और उनके स्वास्थ्य में सुधार, यही नहीं है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होता है। तो ये किस आर्टिकल में है? तो ये आर्टिकल आपका आर्टिकल 47 में है, आर्टिकल 47 में है। बाकी 39 में पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान काम के लिए समान वेतन है 39 में। ठीक है, और नागरिकों को आर्थिक आवश्यकता से उनके लिए उम्र और ताकत से अनुपयुक्त व्यवसायों में प्रवेश करने को मजबूर नहीं किया जा सकता, ये भी आपका किस में है? तो आर्टिकल 39 में है। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला है 73वें संविधान संशोधन 1992। 73वें संविधान संशोधन 1992 11वीं अनुसूची अनुच्छेद 243 जी द्वारा कितने विषयों को पंचायतों के प्रशासनिक नियंत्रण में रखा गया था? इंपॉर्टेंट है, कई बार मैं बता चुका हूं इसके बारे में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 29 विषय, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था, और बात करें पंचायत को जो है संवैधानिक दर्जा का प्रदान किया गया था, तो 73वें संविधान संशोधन 1972 के द्वारा इसे प्रदान किया गया था। किस अनुसूची में? 11वीं अनुसूची में। ठीक है, 11वीं अनुसूची में से शामिल किया गया था। कितने विषय? इसमें 29 विषय। एक प्रश्न और बनता है कि 73वां जो संविधान संशोधन ये था, अधिनियम था, ये लागू कब किया गया था? तो 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया था। ठीक है, 1993 को, इसलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को इसलिए मनाया जाता है। इसलिए कभी कभी दे देता है कि पंचायत लागू कब हुआ था, तो आप लोग 92 नहीं दिया होता, 93 दिया होता ऑप्शन में, तो आप लोग नहीं लगाते हैं, तो 93 लगा दीजिएगा। ठीक है, अगर लागू पूछे कि पंचायत लागू कब हुआ था, तो आपका 24 अप्रैल 1993 को। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय दलों का पंजीकरण निम्नलिखित प्रावधानों में से किसके अनुसार किया जाता है?
भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण पूछ रहा है, निम्नलिखित प्रावधानों में से किसके अनुसार किया जाता है। देखिए इसमें जो है ऑप्शन बी दिया है, लेकिन ऑप्शन ए होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है। लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है, किसके द्वारा? तो ऑप्शन सी, राष्ट्रपति द्वारा मंत्री परिषद की सलाह पर। ये जरूर ध्यान रखिएगा, मंत्री परिषद की सलाह पर। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, संविधान में किस न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान है? तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान किसमें है? तो सुप्रीम कोर्ट में है, यानी भारत का सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गणपूर्ति के लिए क्या आता है? अगला प्रश्न है, मिट्टी से ईंट बनाने की प्रक्रिया आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? मिट्टी से ईंट बनाने की आर्थिक गतिविधि, जहां आर्थिक गतिविधि शामिल हो जाए, आपका ऑप्शन ए द्वितीय क्षेत्र, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाए। प्राथमिक क्षेत्र में कौन आता है आपका? कृषि, खनन, ये सब जो है किसमें आते हैं? प्राकृतिक क्षेत्र में आते हैं। द्वितीय क्षेत्र में आपका विनिर्माण आता है। विनिर्माण किसमें आता है? द्वितीय क्षेत्र में। तृतीय क्षेत्र में इसे सेवा क्षेत्र कहा जाता है, इसे सेवा क्षेत्र, और इसमें आपका शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार, ये सब आते हैं, यातायात। ठीक, अगला, डैश एक वैश्विक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो राष्ट्रों के बीच व्यापार के नियमों का निर्धारण करता है। अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो राष्ट्रों के बीच व्यापार के नियमों का निर्धारण करता है, तो कौन करता है? तो विश्व व्यापार संगठन, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, यानी WTO करता है। और इसकी स्थापना पूछा जाता है कब हुई थी? इसकी स्थापना 1995 में हुई थी। 1995 में इसकी स्थापना हुई थी WTO की। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वितीयक प्रदूषक है? द्वितीयक प्रदूषक पूछ रहा है, इसमें कौन सा है? तो O3 यानी ओजोन भी है, पैन भी है और HNO3 भी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, द्वितीय प्रदूषक की हम बात करते हैं। और तो SO3 यानी सल्फर ट्राईऑक्साइड, एक है आपका SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, ये आपका जो है क्या है? ये प्राथमिक है, ये प्राथमिक प्रदूषक है। लेकिन SO3 आपका क्या है? SO3 द्वितीयक प्रदूषक है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। प्राथमिक प्रदूषक और हम बात करें तो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, मोनोऑक्साइड क्या है? प्राथमिक प्रदूषक है। कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी आपका प्राथमिक है। ठीक है, और नाइट्रिक ऑक्साइड, ये भी क्या है? आपका प्राथमिक है। ये सब प्राथमिक है, बाकी जो है ये क्या है? द्वितीयक है, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन निर्यातकों को भारत में गारंटी प्रदान करता है? निर्यातकों को भारत में गारंटी, कौन सा संगठन? तो ऑप्शन बी, निर्यात ऋण गारंटी कॉर्पोरेशन, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार की ओर से न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करता है, यानी MSP? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं है? राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य पूछ रहा, कौन नहीं है? तो ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन कौन शामिल होता है? तो आपका प्रधानमंत्री, और कौन शामिल होता है? तो कैबिनेट मंत्री, और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, और केंद्र शासित के क्या होते हैं? प्रतिनिधि, केंद्र शासित के प्रतिनिधि शामिल होते हैं इसमें। और कौन शामिल होता है? तो नीति आयोग के सदस्य शामिल होते हैं। प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेश के प्रतिनिधि और नीति आयोग के सदस्य इसमें शामिल होते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, ऑप्शन ए। और भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा CRR में वृद्धि से क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थव्यवस्था में मौद्रिक तरलता में कमी आती है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। CRR क्या होता है? तो किसी बैंक की जमा राशि का वह अनुपात होता है
जिसे उसे नकदी के रूप में आरबीआई के पास जमा करना होता है। ठीक है, आरबीआई के पास उसे जमा करना होता है, वो क्या होता है आपका सीआरआर होता है। इसे नगद आरक्षी अनुपात कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 1 सेकंड दोलक को रॉकेट में माउंट किया गया है, इसका दोलन काल घटेगा यदि, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऊपर की ओर समान वेग वृद्धि से बढ़ता है तो। ऑप्शन क्या हो जाएगा सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा कथन गुरुत्वाकर्षण बल के संदर्भ में सही है? गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में पूछा, कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन सी, गुरुत्वाकर्षण बल क्रिया प्रतिक्रिया युग्म है। ठीक है, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित किरण युग्म में कौन सी प्रकृति में विद्युत चुम्बकीय होती है? करा प्रकृति में कौन सी विद्युत चुम्बकीय होती है? तो अवरक्त किरणें एवं पराबैंगनी किरणें सही है, एक्स एवं गामा ये भी सही है, अल्फा एवं बीटा सही है। ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हजामती दर्पण यानी सेविंग मिरर के संबंध में सही कथन कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, नई लोग जो प्रयोग करते हैं, तो कौन सा दर्पण? तो ऑप्शन ए, यह अवतल दर्पण मिरर है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नहीं दिखते, और इसमें दिया है इनमें वस्तु एवं फोकस के बीच बनता है, इनमें वस्तु ध्रुव यानी जो प्रतिबिंब बनता है ध्रुव एवं फोकस के बीच बनता है, बिल्कुल सही है। इसमें आभासी वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होना चाहिए, ऑप्शन डी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विस्थापन के परिमाण के बारे में सत्य है? विस्थापन के बारे में पूछा, कौन सा सत्य है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह तय की गई दूरी से कम या उसके बराबर हो सकता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विस्थापन क्या होता है कि वस्तु के स्थिति में हुए परिवर्तन को क्या कहता है? विस्थापन कहा जाता है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, ऊर्जा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऊर्जा के बारे में पूछा, कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऊर्जा भौतिक पदार्थ नहीं है। दूसरा है, रूपांतरण के दौरान निर्गत ऊर्जा निर्वात में जाती है, तो ये आपका क्या है? सत्य नहीं है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रेशर कुकर किस सिद्धांत पर काम करता है? प्रेशर कुकर पूछ रहा है किस सिद्धांत पर काम करता है, यह प्रश्न आ चुका है। तो ऑप्शन ए, दाब के अनुप्रयोग द्वारा जल के क्वथनांक में उत्थान। ऑप्शन ए, यानी जब दाब बढ़ता है, ठीक है, तो क्वथनांक क्या हो जाता है? जल का बढ़ जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र रूप से लटकती किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लटकाव बिंदु के ठीक नीचे। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी समूह में 2a के तत्वों को क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसे क्या कहा जाता है? इसे क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है, क्षारीय मृदा धातु। अगला, रंगीन कांच बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। रंगीन कांच बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संक्रमण धातुओं के ऑक्साइड का। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, इनमें से कौन सी धातु जल के साथ कमरे के ताप पर क्रिया करती है? इनमें कौन सी धातु जल के साथ कमरे के ताप पर? तो सोडियम पोटेशियम। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, दोनों ध्यान रखिएगा। अगला, यदि नमक का पीएच 14 है तो नमक डैश होता है। पीएच अगर 14 है तो क्या होगा? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कमजोर एसिड और सशक्त बेस होगा। ठीक है, यानी क्षार होगा। और ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर, प्रबल क्षार। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, तरल पदार्थ का क्वथनांक किस प्रकार बढ़ता है? अभी बताया था क्वथनांक का बढ़ता है जब दाब बढ़ता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वायुमंडलीय दाब बढ़ने पर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, टार्टरिक एसिड किसका एक घटक है? टार्टरिक एसिड पूछ रहा है किसका घटक है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बेकिंग पाउडर का। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बेकिंग पाउडर ये आपका बेकिंग सोडा और टार्टरिक एसिड का क्या होता है? मिश्रण होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ध्यान रखिए, यहाँ पे गलत कथन पूछा है। पहला, अम्लों को तनु करने के लिए उनमें जल मिलाया जाता है। बिल्कुल करेक्ट है ये। अम्ल वर्षा का पीएच मान 5.6 से कम होता है। बिल्कुल सही है। पीएच स्केल में सामान्यतः 0 से 14 तक पीएच ज्ञात करते हैं। ये भी आपका क्या है? करेक्ट है। इसमें गलत पूछा है तो कोई भी गलत नहीं है, सभी सही है। तो ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, सीमेंट के जमने के दौरान क्रिया होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी,
सीमेंट का जल योजन, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक लक्षण पादप के तने के रूपांतरण का एक संकेत है? तने का रूपांतरण, ऑप्शन ए आलू में आग का पाया जाना, ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, अपूर्ण अप्रभाविता की खोज किसने की थी? अपूर्ण अप्रभाविता की खोज किसने किया था? तो ऑप्शन सी कार्ल कॉरेंस ने, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह अनुवांशिक विकार कौन सा है जिसमें एक व्यक्ति में मुख्यतः पौरुष विकास होता है, मादा लक्षण होते हैं और बांझ होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्लाइने फेल्टर सिंड्रोम होता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, डीएनए के स्ट्रैंड्स किसके द्वारा जुड़े होते हैं? डीएनए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, हाइड्रोजन आबंध के द्वारा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुमस्तिष्क मस्तिष्क के लिए सही नहीं है? अनुमस्तिष्क के लिए पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह बोलने, देखने, सूंघने, स्वाद लेने, सुनने, बुद्धिमत्ता इत्यादि जैसी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। ये आपका सही नहीं, इसके बारे में ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये किससे संबंधित है? तो आपका सेरिब्रम से संबंधित है, सेरिब्रम से संबंधित यानी प्रामस्तिष्क से संबंधित है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रंथियों में से कौन सी ग्रंथि फेफड़े के बीच विद्यमान रहती है? फेफड़ों के बीच कौन सी ग्रंथि? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट होना चाहिए, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, थाइमस, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन हार्मोन उसकी कमी से होने वाली बीमारी से जुड़ा सुमेलित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लुटेनाइजिंग हार्मोन अंडोत्सर्ग में सफलता, ये आपका क्या है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कॉन्जुगेट यानी संयुग्मित प्रोटीन है, संयुग्मित प्रोटीन इसमें पूछा कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, फ्लेवोप्रोटीन, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, हाथी पांव नामक रोग का वाहक, इंपॉर्टेंट है, हाथी पांव नामक रोग का वाहक कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संक्रमित क्यूलेक्स मच्छर, क्यूलेक्स मच्छर, संक्रमित क्यूलेक्स, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मादा एनाफिलीज किसका वाहक होता है? तो आप मलेरिया का वाहक होता है, मलेरिया का। अगला प्रश्न है, टीकाकरण एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्वस्थ व्यक्ति के अंदर किसी भी विशेष रोग विशेष के मृत अथवा निष्क्रिय सूक्ष्म जीवों को प्रविष्ट कराया जाता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, AB रक्त समूह वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्ति से रक्त ग्रहण कर सकता है? AB क्या होता है? तो ये आपका सर्वग्राही होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक होगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। AB सर्वग्राही, O क्या होता है? सर्वदाता होता है, सर्वदाता। और ब्लड ग्रुप की खोज किसने किया था? तो लैंड स्टीनर ने किया था, लैंड स्टीनर ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका कैंसर सरकोमा कहलाता है? किसका कैंसर सरकोमा कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मिसोडर्मल ऊतक, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, मिसोडर्मल ऊतक कैंसर जो है सरकोमा कहलाता है। अगला, निम्नलिखित में से किसका उपयोग पारिस्थितिकी पिरामिड बनाने में नहीं किया जाता है? पारिस्थितिकी पिरामिड बनाने में किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? तो ऑप्शन सी ताजा भार का प्रयोग नहीं किया जाता है, ऑप्शन सी बाकी जीव की संख्या ऊर्जा संचरण की दर का प्रयोग किया जाता है। अगला, डीटीटी अवशेष तेजी से खाद्य श्रृंखला में गुजरते हुए जैव आवर्धन पैदा करते हैं, क्योंकि डीटीटी क्या होते हैं? वसा में घुलनशील होते हैं, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, सोयाबीन फसल को उगाने के लिए किस एक जीव को जैव उर्वरक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो राइजोबियम को किया जाता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, तेल अधिप्लाव छलकन के जैवोपचार में सफलतापूर्वक उपयोग की जाने वाली आनुवांशिकता इंजीनियरिंग सूक्ष्म जीव स्पीशीज किसकी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्यूडोमोनास, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि किसी नदी में अधिक मात्रा में मल जल डाल दिया जाए तो इसकी जैविक ऑक्सीजन मांग यानी बीओडी की बात कर रहा है, बीओडी क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, बढ़ेगी, ठीक है, बीओडी की मांग क्या होगी? बढ़ेगी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, करा कौन सुमेलित नहीं पूछा है। तो अलौरीकरण समुद्री जल बिल्कुल सही है। पार्श्वीकरण चाय, ये आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन 20 का राइट आंसर। पार्श्वीकरण जो है चाय का नहीं किया जाता है, दूध का किया जाता है, दूध का किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे वृक्ष मानव कहा जाता है। वृक्ष मानव किसे कहा जाता है, तो रिचर्ड सेंट बारबेकर को कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन स्तनधारी नहीं है, करा कौन स्तनधारी नहीं है। तो गेको क्या है आपका, स्तनधारी नहीं है, ऑप्शन ए। अगला, विश्व मत्स्य दिवस कब मनाया जाता है। विश्व मत्स्य दिवस आपका 21 नवंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन सी। अगला है, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया गया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो करा है कि वह किस क्षेत्र से में प्रसिद्ध है, ठीक है, ऑप्शन सी, कृषि क्षेत्र में, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाए। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। भारत में हरित क्रांति का जनक एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। इन्हें 2024 में भारत रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया। भारत रत्न जो है कितने लोग को दिया गया 2024 में, 5 लोग। किसे किसे, कर्पूरी ठाकुर, चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिंह राव, लाल कृष्ण आडवाणी और एम एस स्वामीनाथन को। 5 का नाम जरूर ध्यान रखिएगा, आप लोग पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में फीफा ने पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी 2023 का पुरस्कार किसे प्रदान किया। ऑप्शन ए, लियोनेल मेसी को, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान में ब्रिक्स संगठन कितने देशों का समूह है। ब्रिक्स जो है कितने देशों का समूह है वर्तमान में, तो आपका इसमें 10 देश शामिल है। 10 देश शामिल हैं ब्रिक्स में। पहले इसमें कितने देश शामिल थे, 5। कौन कौन से, ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका इसमें शामिल थे। वर्तमान में 5 और बढ़ गए हैं, उनका नाम भी ध्यान रखिएगा, मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और यूएई। ठीक, नेक्स्ट, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने किस राज्य सरकार के साथ ग्रीन हाइड्रोजन के लिए समझौता किया है। तो ये महाराष्ट्र के साथ किया है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, हाल ही में मध्य प्रदेश में विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2024 के माध्यम से विश्वविद्यालयों के कुलपति पद का नाम बदलकर क्या किया गया है। कुलपति जो पद था उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, तो कुलगुरु, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, हाल की जनवरी 2024 में किसे भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी ट्राई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनिल कुमार लाहौटी को, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, विश्व बैंक द्वारा वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की आर्थिक विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है विश्व बैंक द्वारा। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका सी, 6.4%, ऑप्शन सी। अगला है, हाल ही में वर्ष 2024 में अटेर महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया। अटेर महोत्सव का आयोजन कहाँ पे, तो ये आपका मध्य प्रदेश में किया गया है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसके आगे रीजनिंग के प्रश्न है, इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम से ले लीजिएगा, ठीक है। वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आप लोग। ये रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।